एवरीवन, वेलकम टू रियल टॉक विद रियल पीपल और मैं हूं आपकी होस्ट नम्रता सिंघल। हर एपिसोड में हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो इमोशनल वेलबींग के साथ डीपली कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, सेल्फ वर्थ हो या सोशल चैलेंजेस हो। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ है एक एडवोकेट जिन्होंने ना सिर्फ कानूनी दुनिया को समझा है बल्कि वो समझते हैं कि हमारी जो लीगल चीजें होती हैं, लॉ होता है और जो इमोशनल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, वो कनेक्टेड होते हैं डीपली। सो वेलकम अनिकेत। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर टुडे। Thank you so much for inviting me here. सो हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है कि लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है? एट में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, when you are studying law, then you are lawyer. When you come into a field of practice, when you appear before the honorable courts, then you became an advocate. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि इंटर्नशिप वाला बंदा भी एक लॉयर है। सो हम आगे बढ़ते हैं और ये कह सकते हो आप, ऑडियंस का भी क्वेश्चन है और ये मेरा भी क्वेश्चन है कि हम मूवीज में देखते हैं कि पुलिस है, लॉ है, सब डर रहे होते हैं। वही डर हमारे मन में बैठा हुआ है कि पुलिस आ गई मतलब अब तो काम खराब ही है, अब तो हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी फैमिली की बेइज्जती गई, और इस चक्कर में हम लॉ की हेल्प ही नहीं लेना चाहते हैं। तो हम कैसे इसे अप्रोचेबल बना सकते हैं सो दैट पीपल कैन कम टू लॉयर, कम टू एडवोकेट टू गेट दैट हेल्प? सी, इसका आंसर ये है कि लॉयर लोग पुलिस से डरते हैं बिकॉज थोड़ा सा लॉ स्ट्रिक्ट है। पुलिस को देख के ये होता है कि वो हरास हो रहे हैं। अगर किसी को कोई कंप्लेंट लिखवाने जाए, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उनको दिन में कई बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। कभी कभार जिसे उनकी कंप्लेंट होगा, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आईओ अवेलेबल नहीं है, आईओ ने बुला लिया, आईओ ने उनको पुलिस स्टेशन में बुला लिया, बट आईओ खुद नहीं है उस टाइम पर, तो उनको जो वो वेट करना है, एक तो उस पर्सन के साथ पहले ही गलत हो रखा है, इस वजह से वो पुलिस स्टेशन में आया है, प्लस उसके बाद उसको अपने ही केस के लिए वेट करना पड़ रहा है, और जो वेट करने का पीरियड होता है ना, वो काफी हैरेसिंग होता है। तो लोग इसलिए डरते हैं कि कोर्ट कचहरी नहीं जाना, वकील से पास नहीं, मतलब वो वेटिंग टाइम बहुत वेटिंग ज्यादा। टाइम, जो वेटिंग टाइम है, बिकॉज वेट करना बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। वेट करना किसी भी चीज के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इसके अंदर उनके दिमाग में 100 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं चल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो वैसे कैसे, ऐसा हुआ तो वैसे कैसे, तो वो एक जो इमेजिनरी इमेज चल रही होती है माइंड में, वो हरास करती है। फिर लोग कोर्ट कचहरी आने से डरते हैं कि ये सोसाइटी क्या कहेगी, हम वकील के पास जा रहे हैं, क्या दिक्कत हुई है घर में, फैमिली डिस्प्यूट्स लेकर नहीं आना चाहते कि सोसाइटी ऐसे बोलेगी या सोसाइटी वैसे बोलेगी। समहाउ वो लोग क्या कहेंगे वो दिमाग में। राइट, क्या वो लोग मैटर करते हैं? जो लोग आपके पास लॉ से रिलेटेड जो भी केसेस लेके आते हैं, क्या उनके दिमाग में ये होता है? आपसे क्वेश्चन करते हैं? लोग सोचते हैं, तो हमारा आंसर ये होता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सर्वाइव आप कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपके साथ हो रही है, वो आपको हेल्प नहीं कर रहे, तो उनकी क्यों सुननी है। किसी के साथ गलत हो रहा है तो सोसाइटी आके तो उसको हेल्प नहीं कर रही, सोसाइटी तो आकर सिर्फ और वो मजा तब भी लेती है जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता है, वो मजा तब भी लेती है जब आपकी लाइफ में कुछ होता है। तो जब आपके साथ कुछ हो रहा है तो वाई यू आर नॉट स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ, कि एटलीस्ट हम खड़े हो जाएं, खुद के लिए तो खड़े हों, और कोई खड़ा नहीं हो रहा, आप खुद खड़े हो, जस्ट गो टू योर काउंसिल, अच्छा, उनके यहाँ साथ पे डिस्कस एक करो। क्वेश्चन ये भी होता है, जैसे मैंने पूछा भी था कि हम इसे और अप्रोचेबल कैसे बना सकते हैं? इसके अप्रोचेबल लोगों को अपनी थोड़ा सा माइंडसेट को ब्रॉड, एडवोकेट सिर्फ लीगल गाइडेंस नहीं, वो काफी चीजें मीडिएट करने में भी। अगर फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है साथ रहने की, सो देयर आर ओनली टू ऑप्शन, तो आप सेपरेट हो जाओ या आप साथ रहो। हम ट्राई करते हैं, पहले खुद ही काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं क्लाइंट से, साथ रह लो, क्या डिफिकल्टीज, क्या बैरियर्स हैं आप दोनों के बीच में कि आप दोनों साथ नहीं रहना चाह रहे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछी, जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं और जो एडवोकेट होता है,
No. They are advocates only. They are advocates, but they have been given an exam for that position कि वो काउंसलिंग करें, वो मीडिएशन करें. ओके So this is the point. सो आगे बढ़ते हैं हम और मैं यहाँ पे ये पूछूंगी कि जैसे कि मैंने देखा है हमारे स्कूल्स में होता है एनसीईआरटी की बुक्स में होता है कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं हमें वो पता होते हैं बस कि हाँ वो ये चीजें हैं और ये हमारे बेसिक राइट्स हैं बट इट इज इनफ टू नो ओनली दोज राइट्स अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती इवन फंडामेंटल राइट्स भी नहीं पता होते तो हम स्कूल में हम ऐसा कर सकते हैं कि लॉ का सो दैट बचपन से बच्चे को पता होगा कि हाँ मेरा लॉ ये बोलता है और मुझे ये चीज करनी है ये चीज नहीं करनी सी बच्चों को एनसीईआरटी में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज बताई जाती हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप उसको स्कूल के अंदर नहीं पढ़ सकते. ओके उसके लिए आपको स्पेसिफिकली लॉ फील्ड में आना पड़ेगा तो जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ पाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन इतना वास्ट है. ऐसे स्पेसिफिकली कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो और इससे ज्यादा एनसीईआरटी की बुक में इससे ज्यादा अकॉर्डिंग टू मी. ओके सो ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हर एक इंसान को पता होना बहुत जरूरी है वैसे तो सारे ही पता होने बहुत जरूरी है लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट जो जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हर आप जैसे आपने खुद ही बोला फंडामेंटल राइट्स सारे ही इम्पोर्टेंट है तो फंडामेंटल राइट्स तो सारे ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में एक राइट है राइट टू लाइफ जो सब आपका जीने का तरीका है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही यू हैव आर्टिकल राइट टू लाइफ. It's Article 21. 21 राइट आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. तो आर्टिकल 21 खुद में इतना वास्ट है. एक 3 शब्द तो राइट टू लाइफ लेकिन उसको समझने के लिए बहुत चीजें हैं उसके अंदर. एक काउंस की स्लीप किस तरीके की है अगर आप सो रहे हैं और बाहर नॉइस हो रही है इट्स कम अंडर राइट टू लाइफ कि आपकी स्लीप हार्म हो रही है. बहुत सारी चीजें हैं राइट टू लाइफ के अंदर. तो राइट टू लाइफ खुद ही एक बहुत वास्ट है. आजकल के बारे में बहुत बात होती है राइट टू स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच. हाँ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने गलती से बोल दिया राइट टू स्पीच सो उसमें आपको लगता है उसका वायलेशन होता है इंडिया में सी वायलेशन तो नहीं बोलूंगा बट ये है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारी चीजें समझाई हुई हैं. आर्टिकल 19 में बहुत सारी चीजें समझाई हुई हैं कि आपको क्या नहीं बोलना क्या चीजें आप एक स्टेट के अपनी कंट्री के आप अपनी आर्मी के अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है इसका मतलब ये नहीं कि आप बैक बिचिंग करें या उन्हीं को कुछ बोलें. तो दिस इज not be considered in right to. Why I'm taking this because आजकल वो बहुत ज्यादा चला हुआ है सोशल मीडिया पे दिस इज राइट टू स्पीच दिस इज राइट टू स्पीच एंड इस चक्कर में बहुत ब्लंडर कर देते हैं लोग बहुत ब्लंडर कर देते हैं वो बाउंड्रीज भूल जाते हैं कि जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए. See, this is the point ना कि आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो. आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो. कुछ भी ब्लंटली आप कह रहे हैं कि उनको उसके रेपिकेशंस आगे जाके तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस में एक्शंस लेती है अगर कुछ ऐसा होता है. गवर्नमेंट एक्शंस गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड है कि गवर्नमेंट इन चीजों को नेगलेक्ट कर देती है. अच्छा एक क्वेश्चन है इसी से कनेक्टेड है इसलिए मैंने बीच में काट दिया आपको सॉरी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे में एक्शन लेता है या गवर्नमेंट लेती है. सी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो वो सो मोटो ले ले. लेकिन ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया में इतनी चीजें हो रही हैं तो कोर्ट्स थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करते हैं. अगर कोई स्पेसिफिकली पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन इंडिविजुअल आके कुछ केस फाइल करता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो. ओके अदरवाइज वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं लाइटली लिया जाता है. सो वी मूव फॉरवर्ड और आजकल मैं सोसाइटी में एक चीज देख रही हूँ कि मैन कम्युनिटी बहुत डरी हुई है एंड लाइक यू आर अ मैन सो आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे कि हर महीने हर वीक ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिल रहा है कि किसी की वाइफ भाग गई है या किसी की वाइफ ने उसको ड्रम में मार के बंद कर दिया है सो इस टाइप की चीजें बहुत सुनने को मिल रही है. तो आपको क्या लगता है कि इसमें लॉ का फेलियर है या सोसाइटी का.
मेंस देयर इज नथिंग फॉर द मेंस, देयर आर नो मेंस राइट, बिकॉज वुमेन्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, Not a राइट? single act for men, not a single act for No, men. no, not at all, not at all. There is nothing for the men's कि मेन किसी चीज में आकर आप इक्वालिटी की बात करते हैं। Everyone was talking about equality, there should be equality, equality. But where is the law for the men's? If you are talking about equality, why there is no law for the men's? अब यही चीज अगर आप देख लें कि राइट इक्वालिटी की बात हो रही है, बट मेंस के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? वुमेन्स के लिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स है, DCW है, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है। Why there is nothing for the men's? It should be there. क्योंकि आज की डेट में मेंस ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं इन चीजों से, बिकॉज आई विल से कि हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। जैसे जो लॉज बने थे वुमेन्स के फेवर में, वो उस टाइम पे बने थे जब वुमेन्स का एक्चुअल में हरासमेंट हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी, तब ये लॉज बने थे। बट अब मेंस के साथ ज्यादा हो रहा है, तो मेंस के लिए भी होना चाहिए, बिकॉज मिसयूज ज्यादा हो रहा है। जो तो एडवांटेजेस हम ये मिल कह रहे हैं, सकते हैं कि कोर्ट में जो एक्चुअल केसेस हैं, जो वुमेन एक्चुअल में सरवाइव कर रही हैं, इन सब चीजों से फाइट कर रही हैं, वो इतने रजिस्टर्ड नहीं है जितने वो रजिस्टर्ड हैं जो फॉल्स एक्यूजेशंस है। सी यू कैन से 50-50 रेशियो, कि 50% एक्चुअल में है और 50% फेक केसेस हैं, यू कैन से दैट। बट बात यह है कि फेक केसेस की वजह से बहुत सारी जो वुमेन्स हैं जो एक्चुअल में ये सरवाइव कर रही हैं, जिनके साथ एक्चुअल में ये चीजें हो रही हैं, उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है फॉर जस्टिस, बिकॉज कहते हैं ना वो जस्ट गो विद द फ्लो। अगर एक फॉल्स केस है, सेकंड फॉल्स केस है, सबको ये लगता है कि ये वाला भी फॉल्स केस होगा, तो वो मतलब चीज है। वो जो सिनेरियो बन गया है कि वो, मैं बोलूंगी सोच बन गई है लोगों की कि ये फॉल्स केस ही होगा। राइट। और एक्चुअल में हो क्यों रहा है? बिकॉज लड़कियां वुमेन्स मिसयूज कर रही हैं लॉ, ये चीज है। ओके, सो आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में, मतलब इन रीसेंट 10 इयर्स, कोई लॉ आ सकता है मैन के लिए? See, future is unpredictable, uncertain, so I can't say, but hopefully होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ ये पूछूंगी कि जितनी भी फीमेल्स हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही फीमेल सफर नहीं करती हैं, फीमेल्स बहुत सफर करती हैं, एंड उनकी वो जो सफरिंग है वो आजकल नेट पे दिखती है, साफ दिखती है, अब मैन की भी दिखती है। तो हमने एक ट्रेंड देखा था कि एक टाइम था कि वुमेन जो है शादी नहीं करना चाहती, आज की डेट में मैन भी शादी नहीं करना चाहता। लाइक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? इसके लिए अगर देखा जाए, लड़कियां शादी पहले क्यों नहीं करना चाहती थी, रीजंस होते थे उसके भी, कि भाई हमें पढ़ना है, लड़कियों को पढ़ शादी के बाद पढ़, तो वो चीज चेंज हुई। अब मेंस का क्या है, मेंस के साथ क्या हो रहा है कि यार उनको ये है कि एक मेरा डिसीजन शादी का, और मुझे नहीं पता कि मैंने इतने सालों से जो मैंने मेहनत करके, वो एक लड़की आएगी और वो उसमें से कुछ एलिमनी में कुछ ना कुछ 50% लेके चले, तो ये चीज है। बट फैमिली से somehow अलग कर we दी, are फैमिली से अलग होने का भी बहुत ज्यादा वो रहता है कि अगर उसको उसकी मतलब लड़की की मदर से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, तो लड़का अपनी वाइफ के साथ, वो अपनी फैमिली से अलग, तो ऑब्वियसली एक 27, 28, 29 साल का लड़का जो 29 साल, 25 साल अपने किसी के साथ रहा है, उनको एकदम ही सेपरेट होना पड़े जस्ट बिकॉज कि उसकी बेटर हाफ जो है, उसकी लाइफ पार्टनर की, उसके फैमिली मेंबर से नहीं बन रही है, तो लड़कों के अंदर ये डर है। बट मैं यहाँ पे बोलूंगी वो जो लड़की आ रही है वो भी 27-28 साल अपने घर वालों की, सो ये सिर्फ ये उम्मीद रखना कि वो अलग कर देगी या वो ऐसा कर देगी, तो स्टार्टिंग में ही पहले उस बॉन्ड पे ध्यान दो ना, उस वो पे। बॉन्ड, जिस बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, वो बॉन्ड टाइम के साथ बनेगी, ठीक है, वो बॉन्ड बनने में टाइम लगेगा, बट शादी के एक हफ्ते के अंदर हम सेपरेट होके रहेंगे, मुझे तुम्हारे फैमिली के, और जैसे आपने बोला कि वो लड़की भी 25 साल, 27, 28 साल अपनी फैमिली को, बट इसके अंदर आप एक चीज देखिए कि वो लड़की, अगर लड़का उससे सेपरेट होना चाहे, अगर लड़के की विल हो कि मेरे को इस लड़की के साथ, तो भी उसको एलिमिनेट नहीं, और लड़की की विल है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, सेपरेट होना है, शी वांट डिवोर्स,
ही लड़के को एलिमनी दे, या तो आप इसको इक्वल रखो, इक्वलिटी रखो भाई, जो डाइवोर्स ले रहा है एलिमनी दे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसके अंदर मैं एक चीज और बताऊंगा कि हमारा HMA के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 25, सिर्फ एक वो सेक्शन है जो कहता है कि इफ हस्बैंड इज नॉट capable of maintaining himself and his wife is working hard and he's earning a handsome amount, तो in this app section men can get a husband can get a maintenance from his wife। ओके, एंड वो मेंटेनेंस कितने परसेंट होता है, कुछ उसका क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया सच नहीं है, वो जज के ऊपर होता है, कोर्ट के ऊपर होता है कि किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स है, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या डेली एक्सपेंसेस हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है वो। लेकिन लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको ऐसा मिले। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। ओके, वो चीज। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसी में ये क्वेश्चन वैसे मुझे कवर करना चाहिए था कि अभी आपने बोला कि वो लड़का 29-30 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ, अब ऐसे बहुत से केसेस होंगे जहाँ पे एक लड़की ही होगी, सिंगल चाइल्ड होगी, या 2 लड़कियां हों। ऐसे केसेस में वो लड़की कैसे नहीं चाहेगी कि वो अपने पेरेंट्स का सामने से डिमांड ये आती है कि बेचारे इसके मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे, मतलब इस टाइप की सोसाइटी बात करती है। सो आप ऐसे केसेस में क्या सजेशन देना चाहोगे कि पेरेंट्स का जैसे आपने बताया, इन सिनेरियोस में मैं ये बोलता हूँ कि इक्वालिटी, अगेन आई सेड आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। वो लड़की अगर सिंगल चाइल्ड है, जैसे एक लड़का अगर लड़का चाह रहा है कि वो लड़की, उसकी वाइफ उसके पेरेंट्स की टेक केयर करे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लड़के को भी अपनी वाइफ के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की ले, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कोई बेटा नहीं है, सिंगल चाइल्ड है, या दोनों सिस्टर्स हैं, उन्होंने भी, उन माँ बाप ने भी अपनी लड़की को पढ़ाया, इस कैपेबल, तो उसके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। मैं और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब बीइंग अ मैन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी फैमिली की टेक केयर की जाए बाय योर वाइफ, तो अगर वो अपने फैमिली की करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? आइदर इट्स द केस कोई सा भी हो, चाहे वो सिंगल चाइल्ड हो या ना हो। हाँ। Okay, so are there any legal provisions or act for mental health in India? यस, यस, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। देयर इज एन एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। सो तो उसमें मेंटल इलनेसेस भी हैं? राइट, मेंटल इलनेसेस भी हैं, सारी चीजें उसमें मेंटल हेल्थ केयर के रिगार्डिंग सब कुछ आ रखा है उसके अंदर। Okay, so I will give a like reference in the description box so that people can go through Yes. with the document, and you can share with me that document. Okay. Okay, I will share. सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछा, कोई ऐसा केस रहा है कि जहाँ पे आपको लाइक लगा हो कि काउंसलिंग ले, जैसे कि मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं भी बहुत इमोशनली जो नॉट वीक, इमोशनली ड्रेन जो हो जाते हैं लोग, उनसे डील करती हूँ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील करती हूँ, एंड समटाइम्स आई ऑल्सो नीड अ साइकोलॉजिस्ट। तो हमारी फील्ड में एक फ्रेज होता है, एवरी साइकोलॉजिस्ट नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, सो आप तो और भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हो जहाँ पे लॉ भी इन्वॉल्व होता है, आप लोगों की मेंटल हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा समटाइम्स डिग्रेड हो जाती होगी, समटाइम्स आपको लगता होगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, और वो आपको इमोशनली हिट करे कोई केस ऐसा, तो कोई केस ऐसा है? सी केस है, एंड दैट केस इज फ्रॉम इन द बिगनिंग ऑफ माय प्रैक्टिस डेज। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, वो तब का एक केस है कि दैट केस वाज क्वाइट इमोशनल फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई, बट या देयर इज वन केस माय करियर टिल डेट that I got emotional. So I was representing my client. So my client gave around some amount, X amount, to that husband of that lady. Okay. Right. In the meanwhile, husband has returned the amount, double or triple amount with interest. Right. What happened was that after that, husband of that lady got expired, and my client was in possession of check of
that lady. So he go for the case for a recovery. I was not aware about these facts before. My client came to me and he told me कि ऐसे से पैसे लेने हैं तो ऐसे से बात है. फिर when we are in court, कोर्ट ने बोला एक बार मीडिएशन के लिए ठीक है. सो मैं कभी उस लेडी से दैट लेडी वाज अराउंड 70 or 75, राइट. तो व्हेन वी आर इन मीडिएशन आई वाज टॉकिंग टू हर. शी वाज टेलिंग मी कि बेटा मेरे साथ अब तुम बताओ तुम्हें सही लगता है कि मैं इतने पैसे मैं अब एक विडो हूँ. उनके अनलकीली उनके कोई बच्चे भी नहीं थे. ओके. ठीक है. तो कह रही मेरा घर एक ये घर है, मेरा घर में लाइट तक नहीं, मैं इनको पैसे कैसे दूं. तो दिस वाज द केस जिसने मुझे बहुत हिट किया था. फिर आई आस्क्ड माय क्लाइंट कि भाई क्या सीन है. ही वाज लाइक सर वो सही कह रहा, फिर वो कहाँ से देगी. मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा कि यार देखो इंसान हूँ अभी ह्यूमैनिटी की, बट एज इन प्रोफेशनलिज्म एज अ प्रोफेशन मैं ये चीज करूंगा, मुझे उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा. बट एज एन ह्यूमन मेरा मन है कि आप इस केस को अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें. सो क्लाइंट ने समझी इस बात को. उसने कहा कि ठीक है सर अगर आप कह रहे हैं तो हम छोड़ दें. मैं ये डबल ट्रिपल यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट अमाउंट. तो दिस इज द वन केस जिसने मुझे बहुत ज्यादा हिट. So you went for a therapy session or not? You take a counselor help or not? Not that time. I doesn't take any help at that time because सबसे बड़ी बात है कि हम एडवोकेट्स के पास टाइम ही नहीं होता बिकॉज वी वर्क अराउंड द क्लॉक. ठीक है. देखो टाइम जो है ना निकालने से निकलते हैं किसी चीज के लिए. हमारे किसी के पास टाइम नहीं होता. मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं हमें ना क्लाइंट को फोर्स करना पड़ता है कि कुछ होमवर्क. अभी भी बहुत रेयर ऐसे बहुत प्यारे क्लाइंट होते हैं जो होमवर्क कंप्लीट पुश करना अपने आप को अच्छी चीजों के लिए. आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग बट वो चीज है कि हमारे साथ तो ये चीजें होती रहती है कि हमारे पास आज ऐसा है इससे सीवियर कल. सो क्योंकि आई थिंक कि काउंसलिंग से एक इफेक्ट हम पे ये भी पड़ेगा कि यार एक बार को हो सकता है या तो मैं इस चीज को छोड़ दूं या ना करूं इस केस को, या होगा कि इस केस से मैं और ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाऊं. ओके. सो मैं ये बोलूंगी अगर कोई केस ऐसा है जो मतलब पूरा क्लोज हो चुका है एंड वो अब आपके पास नहीं है, मैं ये बोलूंगी एंड इफ दैट केस हिट्स यू सो गो फॉर अ सेशन और नॉट. I have an option कि हाँ I can go for the therapy if I was in that trauma of. तो मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि एडवोकेट्स को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या इमोशनल काउंसलिंग प्रोफेशनल के पास जाके लेनी चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिस्ट बिकॉज कोई भी आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन होते हैं एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू सीक हेल्प. So what's your message to all the advocates and all the future advocates? See, my opinion is कि काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट कभी भी किसी को भी हो सकती है. ठीक है. क्योंकि साइकोलॉजिस्ट एक प्रोफेशनल है जैसे एडवोकेट लीगल फील्ड का प्रोफेशनल है, साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ के लिए है. क्योंकि केसेस ऐसे सीवियर केसेस आते हैं, ऐसे हीनियस क्राइम के केसेस आते हैं कि कभी कभार होता है. बट बीइंग अ प्रोफेशनल हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. लेकिन हाँ अगर आपकी मेंटल हेल्थ सर्वाइव कर रही है यू मस्ट गो टू योर साइकोलॉजिस्ट. तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप उनके पास उनसे थेरेपीज लीजिए. या मतलब अकॉर्डिंग टू मी वी हैव व्हेन वी हैव एन ऑप्शन कि आप कहीं जा सकते हो. क्योंकि क्या होता है कि कोई अगर हीनियस क्राइम केस है आप अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं कर सकते. फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा होता है कि नहीं ऐसा केस है, हम वो केसेस हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकते. तो इसके अंदर मेरे को ये लगता है कि हाँ आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं. थैंक यू सो मच टू लाइक फॉर दिस इनसाइट बिकॉज मोस्टली लोगों को ना ये लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना है एंड हम लोगों की भी एक इमेज ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डील करते हैं. बट जो प्रॉब्लम्स डेली लाइफ की होती है बिकॉज इमोशनल प्रॉब्लम एंड जो एक्चुअल में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो अलग होती है. दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट सेम.
अगर आपके इमोशन सप्रेस करते जाओगे तब वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बनती है, उससे पहले वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है सोसाइटी को टू सीक हेल्प इफ इट्स नीडेड, सीक हेल्प। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना सपोर्ट करता है एक जैसे क्लाइंट्स होते हैं, आपके क्लाइंट्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर वो केस लड़ रहा है उसकी मेंटल हेल्थ पे मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे रेप केसेस में जो विक्टिम होता है उसके ऊपर, एसिड अटैक केसेस में, या कोई हेरासमेंट हुआ है उसके साथ, नॉट मेंटल हरासमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हेरासमेंट्स जो सड़क पे चलते हुए हो जाते हैं, कमेंट्स होते हैं, फिल्मी कमेंट्स होते हैं, ये सब मेंटली तो हर चीज का हमारे ऊपर इफेक्ट रहता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट कितना सपोर्ट देता है उस विक्टिम को? विक्टिम को हर तरीके का सपोर्ट दिया जाता है जब उनकी एविडेंसेस होती है ना। कोर्ट रूम में कोई नहीं होता, कोर्ट रूम में सिर्फ जज होंगे, उनके काउंसिल होंगे, एक्यूज के काउंसिल होंगे, और उनको सपोर्ट करने के लिए फीमेल एडवोकेट हो DCW से। फीमेल फीमेल ही लड़ती है एक इस टाइप के केसेस? नहीं, ऐसा नहीं है कि फीमेल ही लड़ती है, लेकिन DCW में ये जो एडवोकेट्स होते हैं, DCW के एडवोकेट्स जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, वो फीमेल्स ही होती हैं, because they can console a female better. But when there is a PP जो Just government elaborate these terms so that no one can confuse. See PP something? PPPP right? PP. PP is public prosecutor हम्म, जो स्टेट की तरफ से केस रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो जिसे आप सरकारी वकील बोलते हैं। PP कोई भी हो सकता है, आइदर मेल और फीमेल, लाइक दे आर फाइटिंग फॉर द गवर्नमेंट। ये केसेस जो होते हैं वो स्टेट केसेस होते हैं। DCW इज दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, तो उनकी तरफ से केसेस के अंदर वुमेन काउंसिल्स हो, बिकॉज जो रेप के मैटर्स होते हैं इनके लिए स्पेसिफिक कोर्ट्स, इन कोर्ट्स के हर कोई भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में, आई विल टॉक अबाउट दिल्ली ओनली, दिल्ली के अंदर जितनी भी रेप केसेस हैं या पॉक्सो के कोर्ट केस हैं, उनके लिए DCW से काउंसिल होता है टू बी विद देम। कभी कभार बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो रोने भी लग जाती हैं, बिकॉज हमारा काम ऐसा है कि हमें पूछनी पड़ती हैं चीजें, तो फॉर कंसोल देम देयर शुड बी अ वुमन। मैं यहाँ पे एक सडन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जो मेंटल हैरासमेंट होती है, इट्स आल्सो कंसीडर इन डोमेस्टिक वायलेंस? Yes, it will consider in domestic violence cases. Then again, my point is, why only domestic violence case? Why the women have all the privileges? Why? True. My only question is this: why? Because once you one side you talk about the equality, right? One sided you are giving nothing to the men's. How it is एक equality? सिनेरियो यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि जैसे अगर कोई मैन का केस आता है आजकल, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि केस आ रहे कि ड्रम में बंद होके आ रहा है या फ्रिज में किसी ने काट के रख दिया है, वो केसेस आई एग्री दीज आर द सीवियर क्राइम एंड कुछ लॉ होना चाहिए। बट इस चक्कर में कुछ मैन कम्युनिटी के लोग हैं जो पूरी फीमेल्स को बदनाम करने में लगे हुए कि फीमेल्स ऐसी ही होती है। एक कहते हैं ना, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अब समहाउ अभी तक ये चल रहा था 2020-21 तक कि वुमेन नहीं चाह रही थी कि शादी हो, शादी से वो लोग भागते थे। आज की मैन भी भाग रहे हैं, वुमेन भी भाग रही है, दोनों मतलब शादी करना ही नहीं चाहते। तो इसका रीजन यही है क्या, ये जो डर है कि कहीं हम कटपिट नहीं जाए? सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स। जी, मैं इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर देता हूँ। एक फैमिली देखती है अपनी लड़की के लिए कि लड़का कितना कमा रहा है। अगर वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए कोई लड़का देख रहे हैं, that they ask direct question, what is your salary, what is your wealth, right? यही चीज अगर लड़का पूछ ले या वो बोले कि आप क्या अपनी शादी में यूज कर रहे हैं, क्या वेल्थ आप लगा रहे हैं,
तो इट विल कम अंडर डाउरी। यू आस्किंग डाउरी, ओ माय गॉड। पढ़े लिखे हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम डाउरी में बिलीव नहीं करते। पर डाउरी तो आज भी चल रही है इन द नेम ऑफ गिफ्ट। दे यू टर्म चेंज हो गई ना। डाउरी इज ऑफेंस, डाउरी इज ऑफेंस, बट गिफ्ट इट्स अ प्रेजेंट। Still, I have some cases where what happened was gift was given, gift दिए हैं, नहीं बनी, dispute हो गया दोनों में, हस्बैंड वाइफ में। तो बस आ गई लिस्ट कि ये हमने आर्टिकल्स दिए थे, इन्होंने डाउरी मांगी थी, डाउरी एक्ट लगाओ और 98 की FIR करवाओ। सो दिस इज द पॉइंट ना कि लड़के इसलिए डरे हुए हैं। अब लड़कों का क्या है कि लड़कों को चाहिए सॉर्टेड है कि बाहर दिन भर हेक्टिक शेड्यूल रहता है, थोड़ा सा पीस रहे, बट ये चीज हो नहीं पा रही। आई थिंक इट्स समहाउ डिबेटेबल आल्सो बिकॉज आज के टाइम में फीमेल भी जॉब कर रही है एंड मेल भी जॉब कर रहा है, बट क्वेश्चन इज कि जो चीजें हैं चेंज होनी दोनों साइड से चाहिए। इससे मुझे ना एक अपने बचपन की एक कहानी भी नहीं, एक रियल एग्जांपल याद आ गया। सो हमारे घर के सामने बोलूंगी अंकल आंटी है मेरे लिए, तो अंकल की काफी जल्दी ना जॉब चली गई थी, मतलब उन्हें कुछ हुआ होगा, रिसेशन हुआ तो जॉब उनकी चली गई एंड उसके बाद वो हाउस हस्बैंड बने एंड सोसाइटी उस टाइम भी एक्सेप्ट नहीं करती थी हाउस हस्बैंड्स को, और आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है हाउस हस्बैंड्स की। आज भी अगर कोई लड़का घर पे रह के पूरे घर का काम, तो उसके घर वाले ही उसको सुना देते हैं कि ये तो सारी लड़कियों के काम है, तू पैसे कमा के लाना। इसके लिए एक छोटी सी डायलॉग सा है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, बट वी आर द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी अनिकेत, एंड समहाउ वो हमें चीजें, हम चाहे कितना भी बोलते हैं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हम इन सब चीजों से नहीं भाग सकते कि जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी ना इन सब चीजों को। लड़का आजकल क्यों इतना सफर करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए लड़कों के लिए भी एक्सेप्ट, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया, राइट। सोसाइटी, इट इज अबाउट सोसाइटी की सराउंडिंग्स, क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक लड़का है, इसका काम है बाहर जाना, काम करना, कमा के लाना। वो सोसाइटी की मेंटेलिटी बनी हुई है कि वुमेन जो एक लड़की है उसका काम है कि घर बैठ के हाउस होल्ड करना, हाउस होल्ड है जो डोमेस्टिक काम है। लाइक इसी वजह से आजकल जो डिस्प्यूट्स आते हैं, बट लड़के के पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो जॉब ना करें। और ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इन सारी चीजों के लिए बिफोर मैरिज लड़का और लड़की के बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाती। व्हाट आर योर फ्यूचर प्रेफरेंसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि आपकी फ्यूचर प्रेफरेंसेस, आइदर वो लड़का है चाहे लड़की है, लड़की को डायरेक्ट बोल। और मेरा भी मानना ये है कि अगर कोई लड़की इतना पढ़ लिख के आ रही है, अगर आपको एक हाउसवाइफ चाहिए, तो आप इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करिए, राइट। शादी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप एक जो एवरेज लड़की हो, एवरेज पढ़ी लिखी लड़की हो, आप उससे शादी कर लीजिए जो हाउसवाइफ बन के। आप मत देखिए कि मुझे इतनी MBA करी लड़की चाहिए, PhD करी लड़की चाहिए। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि मतलब मैंने देखा है लड़के जब अपने लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं तो दे वांट वेरी एजुकेटेड गर्ल एंड देन फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर का काम भी करे, वो हर चीज करे जो एक हाउस वाइफ करती है। हाउस वाइफ होना गलत बात नहीं है, होम मेकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, ठीक है। Right. लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल गया है, कोई भी अनएजुकेटेड लड़की या कोई भी हर किसी को एटलीस्ट मास्टर्स वाली लड़की तो चाहिए ही होती। इस चीज में वही चीज है कि पढ़ी लिखी लड़की वो पॉइंट्स आ, बट कोई पढ़ी लिखी लड़की किसी एवरेज लड़के से जो उससे कम पढ़ा लिखा है उससे शादी करेगी, कि वो अपने को पूरा ही हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन इज कि कोई पढ़ी लिखी लड़की एक कम पढ़े लिखे लड़के से शादी करेगी या नहीं करेगी, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। सो आई सॉ कपल लाइक दैट, सो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं करेगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली आप ये चीजें बताइए। एक्सेप्शनल एक केसेस में मैंने भी देखे हैं, आई एम नॉट सेइंग। फिर वही चीज अप्लाइज टू द मेन एज वेल ना।
एक लड़के ने करी है, ऐसे आपके नोन में भी होंगे, मेरे नोन में भी लड़के ने एक एवरेज लड़की से शादी करी जो कम पढ़ी लिखी है, बट एक पढ़ी लिखी लड़की क्या करेगी शादी? आज की डेट में आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, और हो सकता है, दिस इज माय व्यू, तो ऐसे हो जो कर ले। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं करेगी, सोसाइटी चेंज, सो हो सकता है कर ले, लेकिन इट्स वेरी रेयर कि बहुत पढ़ी लिखी लड़की एक कम पढ़े लिखे लड़के से शादी, अनटिल एंड अनलेस उसके पास सेम लेवल का पैसे वाला पॉइंट आ जाता है। डाइवोर्स, मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। डाइवोर्स केसेस के अंदर एक सर्वे में ऐसे ही, मतलब मैं गो थ्रू कर रहा था, तो इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द डिवोर्स व्हाट वाज, कैन यू गेस इट, कैन यू गेस इट कि क्या होगा डिवोर्स का रीजन? कि मोस्टली डिवोर्स के अभी मैं कल एक पॉडकास्ट शूट कर रही थी, उसमें सेम क्वेश्चन मेरे गेस्ट ने मुझसे पूछा था कि डाइवोर्स का रीजन इंडिया में क्या है। तो आई थिंक इन लॉज आर द मेन रीजन फॉर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन हो। क्योंकि मैं आपको फीमेल का एक मतलब पर्सपेक्टिव बताती हूँ, व्हेन शी चूजेस देयर पार्टनर, उसका ये होता है कि बिकॉज आजकल जो लड़की है ना, उसके पास हर चीज होती है, वो बहुत सारी सिक्योरिटी लेके आती है अपने साथ, क्योंकि आजकल रेयरली ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, ठीक है, एंड बहुत सिक्योरिटी लेके आती है, बहुत सारा प्यार लेके आती है अपने पेरेंट्स से। दिक्कत कहाँ पे होती है, जब उसको कंट्रोल किया जाता है। इन लॉज देखो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो अपना ट्रॉमा लेके आ रहे हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रही कि वो लोग गलत हैं, आई एम सेइंग वो अपना ट्रॉमा लेके आ रहे हैं। यहाँ पे गलती किसकी होती है? उस लड़के की होती है। इन लॉज इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट बॉय और दैट पार्टनर जो अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। तो फीमेल को क्या चाहिए होता है कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है अपने पार्टनर से। see in this I will debut you with this कि एक लड़का है, राइट, उसकी शादी हो गई, उसकी वाइफ घर पे हाउस वाइफ है, मदर भी रहती है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ने बोला कि ये काम कर दो, उसने कर भी दिया, बट वो काम उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तो मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया कि ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, ठीक है। अब हर चीज को कहने के दो तरीके, एक सॉफ्टली और एक थोड़ा हार्श हो। अब मदर इन लॉ है, वो सॉफ्टली भी बोल सकती है, ठीक है। अगर मदर इन लॉ ने सॉफ्टली बोल दिया तो यहाँ से डॉटर इन लॉ ने क्या किया, वो हार्श होके बोल, वो हार्श होके बोल गई। अगर वहां से हार्श आया, यहाँ से हार्शनेस गई, लड़ाई होनी होनी है। दोनों के मुंह फूल गए, वो अपने रूम में, वो अपने रूम में। रात को इन द मीनवाइल लड़का आ रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो आ रहा है उसके साथ, वो आया, गेट से एंट्री करी है घर के अंदर, मदर ने बोलना शुरू, ठीक है। वहां से रूम में गया, उसने अपनी मदर को समझाया कैसे से करके, रूम में गया, वाइफ शुरू होगी तुम्हारी माँ से, सी वो लड़का क्या करे, इधर भी फीमेल है, इधर भी फीमेल, उस दोनों चीज में वो फंस रहा है। सी मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर वन पर्सन, अदरवाइज यू विल ऑलवेज सफर, और ऑलवेज कहते हैं ना, पिसना पड़ेगा। हाउ anyone can take a single person ahead, एक के साथ आप, एक की वजह से आप, राइट, your mother from whom you take a birth, see, and another was your better half for whom you birth, तो आप, फिर तो ये हो गई कि वही चीज है कि शादी हुई और माँ को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया। देखो अनिकेत, यहाँ पे एक चीज होती है कि जो आपके लिए आ रही है, जिससे आपकी फैमिली क्रिएट हो, मैं ये नहीं कह रही माँ को छोड़ दो या फैमिली, मैं नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन आई थिंक टेक स्टैंड फॉर योर पार्टनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके लिए वो जो सिक्योर प्लेस है ना उस घर में, वो सबसे ज्यादा आपको, तो उसको शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मम्मी कभी आपको नहीं छोड़ेगी, ये बात हमेशा याद रखना, शी नेवर लीव यू। और आप उनको भी शांत करो, ये नहीं कह रही कि आप उनको एकदम नेग्लेक्ट करें, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब हो, तो ऐसा नहीं करना है कि ये दिमाग में रहे कि किसके लिए स्टैंड, ऑलवेज टुक स्टैंड फॉर योर पार्टनर, वो आपको रिवर्ट करके देगी।
आइदर वो गलत हो चाहे सही। नहीं, टेक अ स्टैंड फॉर, अगर वो बहुत गलत है उसको समझाओ प्यार से, ऐसा नहीं है कि समझाने से समझते नहीं। रीजंस हैं, ये डिवोर्स के रीजंस हैं मेरे पास कि मैंने उसको समझाया, वो इस चीज पे भी रह गई, वो भड़क गई, शी लेफ्ट इट आउट। नाउ वी आर एट दिस स्टेज कि अब हमें डिवोर्स लेना पड़ रहा है। ये रीजंस हैं। वही है, देखो अनिकेत, जो डाइवोर्सेस के और मेरे पास भी ऐसे ही केसेस आते हैं जहाँ पे देखो एक स्टेज पे ना, एक एज पे आके, आइदर वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी ना कंट्रोल होना नहीं चाहता। एंड आज की फीमेल, स्पेशली मैं आज की फीमेल को बोलूंगी, वो कंट्रोल होना नहीं चाहती। वो चाहती है चॉइस उसके हाथ में रहे, सब उसे सजेस्ट करें, उसको एडवाइस करें, बट वो जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो उसके हाथ में होनी चाहिए। और वो समहाउ रीजन होता है हर घर में कन्फ्लिक्ट का, बिकॉज आप देखोगे, जितने भी घर देखोगे, सब लोग बोलते हैं पेट्रियार्की ने सोसाइटी खराब करी है। मैं बोलूंगी ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ना पर्टिकुलर, किसी के भी घर में देख लेना, आइदर मोस्टली केसेस में फादर इन लॉ थोड़ा साइड रोल होता है, मदर इन लॉ का मेन रोल हो जाता है, तो वो जो तो वो समहाउ कन्फ्लिक्ट का रीजन हो जाता है। तो गिव देम स्पेस, उस माहौल में स्टार्टिंग में थोड़ा अलग रहो, अपना एक बॉन्ड क्रिएट। मैं एक छोटा सा डिस्कस में बताता हूँ, एक डिवोर्स का केस ही बताता हूँ। 10 साल का रिलेशनशिप था, ठीक है। 10 साल का रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज होती है। आफ्टर दैट दे गॉट मैरिड। फिर ऐसा क्या हुआ दैट दे कम बिफोर मी इन अ वीक फॉर द डिवोर्स। मतलब 10 years का रिलेशनशिप था एंड उसके उसके बाद बाद शादी शादी नहीं हुई। की। मैं बताती हूँ इसमें अनिकेत, सी, व्हेन यू आर इनटू अ रिलेशनशिप ना, एक दूसरे को बस उतना जाना होता है जितना सामने वाला शो कर रहा होता है। आप अलग अलग घर में रहते हो, जब आप घर में होते हो अपना, मतलब मैं बोलूंगी शॉर्ट्स पहन के भी घूम लेते हो, अपनी मदर को कुछ बोल भी दे, लेकिन जब आप अपने पार्टनर से मिल, उसे बस उतनी साइड दिखाते हो अपनी, जिससे वो रिलेशनशिप ना टूटे। डिस्कशंस भी होते हैं, सीवियर डिस्कशंस भी होते हैं, ये नहीं हो कि सीवियर डिस्कशंस नहीं। जब तक दो इंसान लिविंग में नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे को एट ऑल नहीं जानते। डाइवोर्स का रीजन आपने देखा होगा, बहुत सारे रिलेशनशिप लिविंग में खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बट आप एक छोटी सी चीज देखिए, 10 साल से आप एक दूसरे के साथ हैं, आप एक दूसरे की फैमिलीज को, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, फिर यू कम एंड से कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं। अरे 10 साल, तो 10 साल लोगों ने ऐसे बिताए ना, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कभी कभार 1-1.5 साल जब तुम रहोगे उस इंसान के, तब तुम उसे एक्चुअली अकॉर्डिंग टू, जान सकते हो। एज पर जितना मुझे पता है कि अगर एक शादी होती है, उस शादी के 2-3 दिन तो फंक्शंस में ही निकल, राइट। हफ्ते के मतलब वो 7 दिन में आप 3 दिन वो निकाल, 4 दिन के अंदर ऑन द फोर्थ डे यू आर बिफोर एंड सिटिंग इन बिफोर द एडवोकेट फॉर द डिवोर्स। तो समटाइम इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट कि या तो ये डिसीजन बहुत जल्दी है, वो चीज है। आजकल हमारे यंगस्टर्स को हुआ क्या है समझ नहीं आता कि मिनट में प्यार, शादी मिनट में डिवोर्स। इसका एक रीजन है, देखो आज मुझसे किसी ने पहले भी ये पूछा था कि आजकल ये बिहेवियर क्यों, क्योंकि देखो हर चीज मोबाइल पे, ये देखो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ना लोगों की, वो खत्म होती जा रही है। उसका रीजन है, अभी देखना, वो किसी की बात बुरी लगा, किसी ग्रुप का पार्ट हो व्हाट्सएप पे, किसी की बात बुरी लगा, तुरंत लेफ्ट कर दो उस पर्सन को। ब्लॉक और लेफ्ट करने की ये रिजॉल्व, मतलब कि ये सॉल्यूशंस होते हैं आज के लोगों के लिए। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, हम सीधा उस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप आए, जिससे जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो खत्म हो गई। सही। सो हम आगे बढ़ते हैं, और लाइक ये भी थोड़ा आजकल मैं सोसाइटी में देखती हूँ कि आजकल ना लोग सोशल मीडिया को बहुत गलत तरीके से यूज कर लेते हैं। कई लड़कियां, इवन लड़के भी बुली होते हैं, हरास होते हैं सोशल मीडिया पे। सो इज एनी लॉ और एक्ट जो इन सब चीजों के, मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करता है? देयर इज आईटी एक्ट, जिसके अंदर आप जा सकते हैं। आईटी एक्ट के अंदर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अगर कोई आपको ऑनलाइन बुली कर रहा है, यू कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट ऑन द साइबर पुलिस स्टेशन। देयर आर साइबर लॉज, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज वी आर सराउंडिंग बाय द सोशल मीडिया। इतना ज्यादा हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, तो
क्राइम भी इस वजह से सोशल मीडिया पे बढ़ रहा है। अच्छा, आईटी एक्ट में और साइबर लॉ में क्या डिफरेंस है? See, there is nothing difference in this, but they are interconnected. Okay. Because IT was cyber crime हो रहा है। टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बनेगी तो साइबर क्राइम बढ़ेगा। There is interlocated to each other. अच्छा, एक चीज पूछूंगी, यानी स्पेसिफिक सेक्शन और कोई ऐसी एक्ट है, एक्ट तो आपने बता ही दिया, कोई स्पेसिफिक सेक्शन है जो हैरासिंग और ये जो बुली होते हैं सोशल मीडिया पे, लगे कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ या कर सकती। फॉर दैट यू हैव टू, अगर कोई भी पर्सन हाँ ऐसी कंडीशन में बुली हो रहा है, सो गो टू अ लॉयर, डरिए मत, उनके पास जाइए। दे हैव इनफ नॉलेज अबाउट लीगल फील्ड। आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 67 है, 66 67 है, जो आपको बताता है कि हाउ यू हैव टू गो फॉर दिस आईटी एक्ट। एंड फॉर दैट आपके साथ ऑब्वियसली आप बुली हो रहे हो, हैस हो रहे हो, और फेक स्टोरीज आपकी बन रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप डिफॉर्मेशन के अंदर These are the criminal charges or civil charges? These are the criminal charges. तो हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हो, ये किसी व्यूअर ने पूछा था मेरे से कि अगर कोई लड़की हरास हुई है, ठीक है, एंड वो नहीं चाहती वो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे और सब कुछ जो है उसके और पुलिस के, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज जब आप एक कंप्लेंट करवाने जाते हैं तो आप वहाँ पर सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंस ऑफ सो एंड सो लिखवाते हैं। आपको कई बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, तो वहाँ पे परमानेंट एड्रेस ही होता है, राइट। बट ये है कि वो आगे इसको हाइड कर दें, लेकिन फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस दे हैव टू विजिट योर प्लेस, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आपके पेरेंट्स को ना पता चले। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे सो दैट उनका बच्चा सिक्योर हो सके? सी, मैं ऐसे पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ स्टैंड लें, कि अगर आपके बच्चे ने कोई गलती करी भी है, कुछ मिसहैपनिंग हुई भी है, तो आप उसको डांटें नहीं, उसको समझाएं, उसके साथ स्टैंड लें, कि यू डोंट नो कि उसका क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर और पड़। आप अपने बच्चे का स्टैंड लें। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि पेरेंट्स का ड्रॉबैक रहा होगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को जिस वजह से उसने कोई भी ऐसा स्टेप लिया। मैं बोलती हूँ, मैं अपने सेशंस में भी बोलती हूँ, जितनी भी हमारी ट्रॉमास होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, दे आर अटैच्ड टू अवर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स का वो सपोर्ट नहीं, वो घर का एनवायरमेंट ही नहीं है कि जो सपोर्ट, वो सिक्योरिटी दे। अदरवाइज बच्चा सबसे पहले जाके अपने पेरेंट्स को बताता है। बट इस टाइम इंडिया में इवन मैंने बहुत से केसेस देखे, मैं पूरे इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहती, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चा अपने पेरेंट्स को ही नहीं पता। दुनिया में लगभग सबको पता होगा, बस उसके पेरेंट्स को नहीं पता। मेरा मानना यह है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे का एक दोस्त बन के अगर आप अपने बच्चे का दोस्त बन के रहेंगे, तभी बच्चा आपसे कोई भी चीज होगी वो। एंड यहाँ दोस्ती का मतलब क्या है, क्योंकि हम दोस्ती से सब कुछ, सब टाइप की बातें करते हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स के साथ जो दोस्ती होती है उसमें सर्टेन बाउंड्रीज होनी चाहिए। मन हो जाना, I believe in that कि boundaries हर रिलेशन में we have to maintain that. Why I'm replying? बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, हम बच्चों के साथ दोस्त बन के, उनमें और हमें बहुत अंतर है। एक आई थिंक मुझ में और आप में भी, वो पूरी दुनिया में है डिफरेंस। वो कब कम लाइक कैसे वो हम पैचअप कर सकते हैं जब हम एक सर्टेन बाउंड्रीज बना के कम्युनिकेट करें। राइट, बाउंड्रीज शुड बी देयर। हर रिलेशन में एक बाउंड्रीज, बट इसके अंदर पेरेंट्स को सेट करना है कि आपको वो बाउंड्रीज पेरेंट्स के ऊपर है, क्योंकि बच्चा है। और ऑब्वियसली वो जो एज गैप बता रहे हैं, आपने कुछ बोला कि एक डिफरेंस है एज का, तो वो एज गैप बच्चा अगर कम समझ, ऑब्वियसली वो आपसे छोटा है, वो ना समझ, आप ही को उसको समझाना है, क्योंकि आप इनफ कैपेबल हो वो चीजें समझने की और समझाने की। तो बाउंड्रीज आपको खुद से सेट कर। तो हम इसको थोड़ा कंक्लूड करेंगे और हम ये लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का। सो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि आप आज के एडवोकेट्स को और आज की जनरेशन को देना चाहोगे सो दैट
जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि प्रॉब्लम स्किल्स खत्म होते जा रहे हैं, वो मोटिवेट होंगे और वो उस डायरेक्शन में और द फ्यूचर एडवोकेट्स और जो भी स्टैंड लॉ पर से फ्यूचर एडवोकेट्स को मैं जो भी टू बी एडवोकेट्स हैं उनको यही बोलूँगा कि प्रोफेशन में आने के बाद नेवर चीट योर क्लाइंट। ओके नेवर चीट योर क्लाइंट। सी ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत से एडवोकेट्स करते हैं, तो मेरा मानना ये है नेवर चीट योर क्लाइंट। टाइम लगता है लिटिगेशन में, अगर इफ यू आर कमिंग इनटू लिटिगेशन टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट अगर आप अपनी डेडिकेशन और हार्ड वर्क से करो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो ये है एक छोटा सा मैसेज जो एडवोकेट्स हैं, ऑल्दो आई एम ऑल्सो अ यंग एडवोकेट, तो अभी मुझे भी बहुत सी चीजें करनी है। अपने सीनियर से ज्यादा डिस्कशंस करो, अपने सीनियर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करो जब वो कोर्ट के अंदर हैं, किस तरीके से वो आर्ग्यू कर रहे हैं, किस तरीके से वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। एंड एक चीज़ जो मुझे मेरे सीनियर ने सिखाई थी कि वकील बनने के बाद आँख, कान, नाक, मुंह, कान हर टाइम खुले रहे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब कहाँ क्या यूज करना। बस ये इसमें से ही क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मोस्टली लोग जो है ये बोलते हैं कि लाइक बहुत पैसा है इस फील्ड में। कि पैसा एग्जैक्टली बहुत है, क्योंकि देयर आर एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स जो करोड़ में भी कमा रहे हैं, लैक्स में भी कमा रहे हैं। कुछ एडवोकेट्स ऐसे हैं जो थाउजेंड्स में भी कमा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कमा रहे। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, डेडिकेशन कैसी है, वो चीज़ है। अपीयरेंसेस के लैक्स लैक्स रुपीज लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप कभी किसी काउंसिल को हायर करें तो उनकी लैक्स में फीस होती है, उनकी कंसल्टेंसी फीस लैक्स में होती है। तो यस, बहुत अच्छा स्कोप है, बट हार्ड वर्किंग के लिए ऐसा नहीं है कि अगर बिना हार्ड वर्किंग के आपको वो चीज मिल जाए, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस और ये लेवल कह पे। सकते हैं अपनी स्किल सेट पे काम करो, पैसा झक मार के पीछे आएगा। राइट, पैसा झक मार के। बिल्कुल थ्री इडियट्स के अंदर ये डायलॉग बिल्कुल एप्लीकेबल है कि सक्सेस के पीछे ना भागो, ये हर फील्ड के लिए है, ये हर राइट। फील्ड के लिए। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं बोलूंगी कि if someone wants to approach you for some cases, so how that person can approach? See, I am having my own firm in Dwarka Sector 19, Vidya Anubandham Law House. You can Google it. It's a registered firm. So you can go on the Google. Although there is my Instagram mail ID. Although my number, if anyone approach you towards you, I will so share you it. can I will see. share it. I So will I'm share having my mail address. So I can give you that. They can approach me for the appointments and. Okay, so thank you so much, Aniket, for giving So me welcome. your time, and it's a very insightful conversation. So maybe हो सकता है कुछ केसेस आपके पास आए, इसके थ्रू लोगों को इंसाइट मिले. So all the best, and Thank you we so will much. see in future maybe some other podcast. So thank you so For much. sure, for sure. Thank you for inviting me. Thank you. If you found today's episode valuable, please share it with someone who might need it. And don't forget to DM us your thoughts on Instagram. I love hearing from you. I will see you in the next episode with a new guest and new topic that matters. Until then, stay connected emotionally. अगर आपको ये episode पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. Till then, thank you so much. मिलते हैं जल्द.